नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और वहीं अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हुए। अनावरण कार्यक्रम के बाद वो अपनी माताजी सावित्री देवी से और परिजनों से मिलने घर पहुंचे हैं और अपने बेटे के गांव पहुंचने से परिजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ भी हूं अपने माता पिता और गुरु की वजह से हूं। अपने गुरु को याद करते हुए वो भावुक भी हुए। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिला है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को तो उत्तराखंड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हुए। उन्होंने अपने गुरु को याद किया। उन्होंने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर पहुँचा और गुरु ने जब से इस भूमि को छोड़ा था तब से वो दोबारा वापस नहीं आ पाए और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हमने यहाँ पर उनकी एक मूर्ति को स्थापित किया है और 3 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के। और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पंचूर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ आज पंचूर में ही रहेंगे और आज अपने परिजनों के साथ उन्होंने उसकी मुलाकात की है और काफी भावुक क्षण रहा है। उन्होंने अपनी माता से मुलाकात की है। आप समझ सकते हैं कि एक योगी के लिए जो भौतिक जो जीवन है उससे दूर होने के बाद किस तरह से
बाकी अन्य लोगों से लगाव रहता है, किस तरह से बाकी अन्य लोगों से, क्योंकि परिजनों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, परिजनों को त्याग देने के बाद भी उनके लिए किस तरह की भावना रहती है ये देखने को मिली है। और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की मां से जब वो मिले हैं तो काफी भावुक दृश्य था। उस दृश्य को देख करके सभी लोग भावुक हो गए और इसके बाद बाकी अन्य जो परिजन हैं उनसे भी उनका मुलाकात हो रहा है और इसके साथ साथ बाकी गांव के लोग, बाकी अन्य जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भी योगी को देखना चाहते हैं, उस जगह को जानना चाहते हैं कि जहाँ पर योगी रहे और जहाँ उनका बचपन बीता। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसी घटना है जो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखी जाएगी। और योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड आए हैं तो अब उत्तराखंड के लोगों को एक और उम्मीद जगी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो तमाम चीजें रही हैं, चाहे परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला रहा है या कई जगहों पर गतिरोध जैसी स्थितियां रही हैं, तो उन स्थितियों का भी समाधान होगा। और आने वाले दिनों में यानी 1-2 दिन जो और हैं उन दिनों में योगी आदित्यनाथ कई परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करेंगे यूपी के उत्तराखंड के लिए। और यूपी में जो यूपी का जो भवन बना है यहाँ हरिद्वार में अलकनंदा होटल के बगल में, उसका वो अनावरण करेंगे। तो अब कल का जो समय है पूरे का पूरा दिन ये बताया जा रहा है कि योगी उस दिन अपने लोगों के साथ ही बिताना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पुराने समय को वो याद करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो परिसंपत्तियों को लेकर के जो अजय 28 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में रात बिताएंगे। और खबरें ये भी हैं अजय कि मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। आगे खबरें ये आ रही हैं कि 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास, क्या वजह है कि मीडिया को आगे नहीं जाने दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मीडिया को रोक दिया गया है और मीडिया से कहा गया है कि वो उनके गांव तक, उनके घर तक, उनके परिजनों से जो बातें हैं, क्योंकि योगी का अब निजी समय है और उस समय के बीच में कोई अन्य लोग ना आए, इसीलिए मीडिया को रोका गया है। मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया है वहां तक जाने के लिए। और अब यही बताया जा रहा है कि कल का पूरा दिन जो है योगी अपने परिजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बातचीत करके बिताना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, अपने पुराने समय को याद करना चाहते हैं। और जाहिर है कि एक लंबा वक्त रहा है और इतने वक्त के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने गांव के साथ व्यतीत करना चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मीडिया का अपना अलग रोल है, ठीक है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि योगी क्या करना चाहते हैं, किस तरह से उनकी बात हो रही है परिजनों के साथ, और अपने पुराने समय को योगी कैसे याद करना चाहते हैं, किस तरह से वो भावुक हो रहे हैं, इस तमाम चीजों की जानकारी भी सभी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी के बर्लिन में संबोधन का एक वीडियो ट्वीट कर अखिलेश ने कहा कि जब हैं भूखे पेट तो क्या करेगा नेट। विदेश में संपन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में आम आदमी की थाली सजवाना अलग अलग बातें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने बर्लिन में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। अब भारत छोटा नहीं सोचता, भारत में इंटरकनेक्टिविटी सबसे तेज है। पीएम मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि सस्ता पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल, चावल, तेल, घी और आटा भी हो, ना कि केवल डेटा, क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता। जब हैं भूखे पेट तो क्या करेगा नेट। विदेश में संपन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में आम आदमी की थाली सजवाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है,
और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इसी पर कृतिनिधि पांडे सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृतिनिधि पांडे जी आपका एफएम न्यूज में। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में कहते नजर आ रहे हैं कि भारत में सबसे सस्ता डेटा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डेटा से पेट नहीं भरता। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है जी कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग संबोधन सुन रहे थे। जी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी साधन संसाधन की बात करे थे और सबसे ज्यादा फोकस उनका नेट पे था कि सबसे ज्यादा फाइबर हमने गांव तक दिखाया, सबसे ज्यादा नेट सस्ता है भारत के अंदर। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर अगर ये बताते कि भारत के अंदर बेरोजगारी दर का आंकड़ा कम हो गया है, भारत के अंदर भूखमरी का आंकड़ा कम हो गया, भारत के अंदर रोजगार बढ़ गए, भारत के अंदर हमने इतनी कंपनियां लगाई थी, कितने लोग नौजवानों को रोजगार मिला, सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जो आंकड़ा नेट का दे रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होता है कि हमने कितने कॉलेजेस बढ़ाए, कितने संसाधन बढ़ाए नौ रोजगार के। तो रोजगार के हाल तो आप जान रहे हैं उत्तर भारत के अंदर वही हाल सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी में है। तो ये सवाल जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज गरीबी और भूखमरी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है भूखमरी का। लेकिन कृतिनिधि पांडे जी, ये भी तो एक उपलब्धता ही है। क्या उपलब्धता नहीं है कि भारत के हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, नेट है और अन्य देशों के मुकाबले सस्ता है? देखिए उससे ज्यादा बेहतर होता कि अगर हर नौजवान के पास शिक्षा का अधिकार होता, हर नौजवान के हाथ में शिक्षित होने के बाद रोजगार होता, उससे ज्यादा बेहतर होता था। हर व्यक्ति के पास भोजन का इंतजाम होता, हर व्यक्ति के पास छत होता अपना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भोजन की व्यवस्था हमने सबके लिए की हुई है। जी, बीजेपी तो कह रही है कि भोजन की व्यवस्था हमने सबके लिए की हुई है और इतने लंबे समय से कोरोना काल में सबके लिए राशन बांट रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को चावल दाल तेल दे दिया जाए तो क्या वो भोजन कर लेगा? उसको मसाले की जरूरत, सब्जी की जरूरत, ईंधन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो दे रहे हैं, दाल चावल मसाला सब दे रहे हैं, आटा। आप कहाँ मसाला दे रहे हैं? किस कोटे में मसाला मिल रहा है बताओ? किस कोटे की दुकान पर मसाला दिया जा रहा है? किस कोटे की दुकान पर सब्जी दी जा रही है गरीबों को? जो उज्ज्वला गैस योजना में लोगों ने सिलेंडर बांटे, 70-80% सिलेंडर एक बार जो भर के दिया गया दोबारा रिफिल नहीं करा पाए। यह है गरीबी भारत के अंदर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है और दोनों के बीच चल रहे आपसी मतभेद का नतीजा अक्सर देखने को मिलता है। ईद उल फितर के मौके पर शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सभी को ईद की बधाई दी और इस बीच प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधा। शिवपाल ने अपनी चोट जाहिर करते हुए लिखा कि हमने अपने सम्मान को दरकिनार कर अखिलेश का साथ दिया। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए दावा किया कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता ही चला गया। चाचा भतीजे के बीच लगातार चल रही ये लड़ाई आए दिन एक नया मोड़ ले रही है। अब देखना है कि शिवपाल के इस तीखे वार के चलते सियासी खेमे में अब कौन सी नई लड़ाई शुरू होती है। हालांकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम के ट्विटर हैंडल से आजम खान ने एक ट्वीट कराया था और जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। आज देश भर के अलग अलग कोनों में शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया गया, लेकिन वहीं संभल में यूपी की कानून व्यवस्था और प्रशासन को चैलेंज करने वाला वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल संभल में नमाज पढ़कर आ रहे नमाजियों पर मुसलमानों के दूसरे गुट ने हमला कर दिया। जी हां, संभल से ये तस्वीर सामने आई जिसमें मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बन बैठे। और दरअसल असमोली गांव के सदीरनपुर में आज दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस दौरान 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक दोनों गुटों में पहले से ही आपसी रंजिश थी और इसके चलते ईदगाह से नमाज पढ़कर लौट रहे कुछ लोगों पर दूसरे गुट के लोगों ने हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और हालांकि अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सदीरनपुर थाना असमोली। ये कुछ लोग घायल हुए हैं, एक बच्चा भी घायल हुआ है, क्या मामला है, कैसे हुआ? ये लोग सब नमाज पढ़ के निकल रहे थे, अचानक से 8, 10, 12 लोग सब लगभग आए। सबके हाथों में डंडे और तमंचे, बंदूकें और ईंटें वीटें वगैरह थी और आते ही शुरू कर दी जी लड़ाई, एकदम गोली चलानी शुरू कर दी। कौन लोग हैं वो? कासिम है और आकिल है, उसके भाई हैं 4-5 और तजम्मुल है, 4-5 और लोग हैं जो उनके साथ में थे। कोई पुराना विवाद था? कोई नहीं, पुराना तो कोई ऐसा विवाद नहीं है, सारे खत्म हो चुके हैं पुराने विवाद तो। बाकी अब दोबारा नए करना चाह रहे हैं, सही शायद। पहले कभी था विवाद पहले पुराना? वो तो पुरानी, बहुत पुरानी चलती आ रही है, ऐसी कुछ नहीं। ये लोग जो घायल हुए इनके नाम क्या हैं? एक का फिरोज है जी, ये और एक मुर्तजा है, ये दोनों भाई हैं। अच्छा। और एक बच्चा साहिल है बच्चा, एक मुजीब है, उसको रेफर कर दिया गया है यहाँ से, वो ज़्यादा गंभीर है। और ये उनके भी मुंह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है फिरोज के, और काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। नमाज कहाँ पढ़ी जा रही थी? ईदगाह पे नमाज पढ़ के आए गाँव में, और उनका घर बीच में पड़ता है, वहीं से गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुँच गई। मौली के अंतर्गत ग्राम सदीरनपुर से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा व फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया और इस बीच अमेठी कस्बा स्थित जामा मस्जिद पर ईद की नमाज अता की गई। साथ ही मुस्लिम भाई बहनों ने देश के अमन चैन के लिए दुआएं की और नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं जहांगीरपुरी जैसी हिंसक झड़प को मद्देनजर रखते हुए जामा मस्जिद के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि इस पर्व के दौरान लोगों के बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो, जिसके चलते एडीएम और सीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। कानपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की अवैध तरीकों से अर्जित की गई 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। हाजी इकबाल परिजनों और साझेदारों के खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। और नया खुलासा ये हुआ है कि हाजी इकबाल और उसके छोटे भाई महमूद अली ने एमएलसी के चुनाव में जिस स्कूल के फर्जी शैक्षिक दस्तावेज लगाए थे वो स्कूल ही 10 साल बाद खुला था और एक आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। और फर्जी
योग्यता के आधार पर दोनों भाई 6-6 साल तक एमएलसी रहे और अब सरकार से पेंशन भी ले रहे हैं। प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते आम जनता में कोरोना का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के मद्देनजर एक बार फिर धीरे धीरे लोगों का घरों से निकलना बंद हो रहा है। अगर बात करें मेरठ की तो पिछले 24 घंटों में जिले में 14 नए कोरोना के मामले देखने को मिले, जिनमें एक ही परिवार के 10 लोगों की कोरोना से संक्रमित होने की खबर है। और देखते ही देखते कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है और पूरा देश एक बार फिर मास्क का सहारा लेने को मजबूर है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।